दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यानी कि कल असम की धरती पर उन विदेशी ताकतों को चेतावनी दी है जो चाय के साथ साथ भारत के रिश्ते पर भी बुरी नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी हुई है उस पर हमला करने की फिराक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि मैं असम की धरती से षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं कि ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, लेकिन देश इनके नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। भारत की चाय पर किए जा रहे हमले में इतनी ताकत नहीं है कि वे हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोगों के पश्चिम का मुकाबला कर सके। दोस्तों कल उत्तराखंड में भयानक आपदा टूट पड़ी। जी हां, चमोली जिले के ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूट जाने की वजह से पानी भर भराकर उफान पर आ गया। इससे बड़ी मात्रा में पानी बहकर नीचे आ गया। जी हां, पानी की इस बहाव की वजह से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। यह ग्लेशियर सुबह के 9 बजे के आसपास टूटा है। जी हां, इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जी हां, इसमें कई मजदूरों के बहाव की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर 24 मेगावाट का प्रोजेक्ट निर्माणाधीन था। जी हां, आज इस दृश्य को देखकर साल 2013 का वो मंजर याद आ जाता है जिसने भयानक तबाही मचाई थी। रैना गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा है। यह बाढ़ में 200 से अधिक लोगों के बहने की आशंका है। ग्लेशियर टूटने से पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 40 से 50 मजदूर लापता होने की खबर सामने आई है, जिसे मजदूरों के लिए सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी हां, बचाने के लिए इसका प्रयास जारी है। वही बाढ़ के आने से आसपास के लोगों के भी बह जाने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू शक्ति दल ने भीख मांगने वाले करीब 1.5 दर्जन युवकों को रोहिंग्या मुसलमान होने की आशंका के चलते पकड़ लिया। जी हां, जिसके बाद सभी युवकों को प्रेमनगर पुलिस को सौंप दिया। जी हां, पुलिस को सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में पड़ताल की तो सभी युवक हिंदू निकले। जी हां, जिसके बाद पुलिस ने सभी को फिर छोड़ दिया। हिंदू शक्ति दल के पदाधिकारियों ने सभी युवकों को शनिदेव के मंदिर के पास से भीख मांगते हुए पकड़ा था। जी हां, हिंदू शक्ति दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले में कुछ गिरोह माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें एक गिरोह शनिदेव के नाम से भी बहुत सक्रिय है, जो प्रत्येक शनिवार को भीख मांगते हुए दिख जाते हैं। यह हिंदू शक्ति दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि ये रोहिंग्या मुस्लिम हो, उनको कोई अपने यहां पर काम पर भी नहीं रखता है। इस तरीके से गिरोह के किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ये अपराध करेंगे तो फिर प्रशासन के पास इनका कोई डाटा भी नहीं होगा, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो फिर पता चला कि ये सभी हिंदू है, भिखारी है ही, और ये कोई रोहिंग्या मुस्लिम नहीं है। दोस्तों बिहार के सासाराम जिले से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। यहां एक शख्स को अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दरअसल रोहतास जिला के बघेला थाना क्षेत्र के पचपोखरी निवासी विजय कुमार सिंह के भाई ने संपत्ति के लालच में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उनके नाम की संपत्ति को बेच डाला। अब उनके भाई विजय सिंह अपने जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि तुम जिंदा नहीं हो क्योंकि तुम्हारा मृत्यु सर्टिफिकेट बन चुका है, इसलिए हम तुमको जिंदा नहीं मानते हैं। यह सर्टिफिकेट में तुम जिंदा नहीं हो तो फिर हम तुम्हें जिंदा क्यों माने। बताया जाता है कि विजय सिंह बिस्कोमान में कार्यरत थे, लेकिन उनके भाई द्वारा उनके बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, यहां तक कि उनके वेतन की राशि भी मांगी जा रही थी। अपने आप को तंग तबाह होते देखकर गांव छोड़कर अपने एक परिचित के यहां औरंगाबाद जाकर रहने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर विजय सिंह के भाई रंजित सिंह ने नौखा प्रखंड के सिरसिरता पंचायत के पंचायत सचिव से अपने ही भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उसी के आधार पर अपने भाई की भी हिस्सेदारी की जमीन तथा अन्य अंचल संपत्तियां बेच डाली। यह आरोप है कि विजय सिंह अपने भाई के डर से गांव छोड़कर मारे मारे फिरते हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। यह विजय सिंह अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए इन दिनों दर दर भटक रहे हैं।
दोस्तों उत्तराखंड के जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पेंग गांव से ऊपर ग्लेशियर फटने की घटना पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुख प्रकट किया है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे इस घटना की जानकारी मिली है, मैं इस मसले पर अधिकारियों से बात कर रहा हूं, चूंकि यह गंगा नदी से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में इस घटना के बाद यहां भी अलर्ट रहने की जरूरत है। इससे पहले नीतीश कुमार ने इस घटना को लेकर ट्वीट भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तराखंड आपदा में फंसे लोगों और फिर राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस आपदा में पूरा बिहार उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं। हमारे अधिकारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में हैं और बचाव भी जारी है। दोस्तों बिहार विधानसभा भवन ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में शताब्दी समारोह और प्रबंधन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी समारोह को लेकर व्यापक तैयारी भी की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी सीएम नीतीश कुमार को सम्मानित किया। हालांकि शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव भी समारोह में नहीं पहुंचे। जी उद्घाटन के समय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, संसदीय मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि आज से ठीक 100 साल पहले बिहार विधानसभा भवन में लोकतंत्र की एक पहली बैठक हुई थी। आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक है। ये भवन कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना है। दोस्तों उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र बिहार के पूर्णिया में बनकर तैयार हो गया है। यह जल्द ही इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है। इस केंद्र से पूर्णिया और आसपास के जिले में एड्स पीड़ित की जांच की एवं इलाज की सुविधा हासिल होगी। इस केंद्र की सफलता के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य जिलों में भी मॉडल एड्स जांच केंद्र बनाए जाएंगे। दोस्तों केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। जी हां, देश भर से लोगों और फिर पार्टियों का समर्थन किसानों के आंदोलन को मिल रहा है। देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस भी लगातार किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसानों के इस विरोध का समर्थन करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों की राजस्थान यात्रा पर जाएंगे। जी हां, राजस्थान कांग्रेस महासचिव अजय मकान ने शनिवार को कहा कि किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी 12-13 फरवरी को राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय मकान ने ट्वीट करके कहा है कि किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने, किसानों की आवाज बुलंद करके केंद्र सरकार द्वारा तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए संघर्ष के लिए राहुल गांधी जी 12 एवं 13 फरवरी को राजस्थान आएंगे। दोस्तों बिहार के गोपालगंज में नेशनल हाईवे पर पुलिस ने 35 करोड़ रुपए की चरस के साथ 3 नेपाली तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिले के कुचायकोट थाने की पुलिस ने बलथड़ी चेक पोस्ट के समीप ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए तस्करों में नेपाल के वीरगंज के निवासी प्रकाश कुमार कुर्मी, विक्की कुमार श्रीवास्तव, नेपाल के ही मधुबन मथुवल गांव के निवासी विनय कुमार सहनी शामिल है। कुचायकोट थाना अध्यक्ष असवरी कुमार तिवारी ने बताया कि बलथड़ी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक पिकअप को शक के आधार पर रोक लिया गया। पिकअप की जब तलाशी ली गई तो उसमें बॉक्स बनाकर छुपा कर रखी गई करीब 2 क्विंटल 65 किलो चरस जब्त की गई। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि जब्त चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 35 करोड़ रुपए होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 4 मोबाइल और आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि वे नेपाल के वीरगंज से चरस की खेप लेकर उत्तर प्रदेश की बरेली जा रहे थे। बरेली में चरस की खेप किसे देना था, इस बात की जानकारी जुटाने में गोपालगंज पुलिस की टीम लगी हुई है। दोस्तों बिहार के करीब 39,000 सरकारी और निजी विद्यालय आज से खुल जाएंगे। 6ठी से 8वीं तक के इन सभी स्कूलों की हर कक्षा में रोजाना अधिकतम 50% बच्चे ही स्कूल आएंगे। शेष बचे 50% बच्चे अगले दिन स्कूल आएंगे। हालांकि रोज शिक्षकों की 100% मौजूदगी रहेगी। अधिक नामांकन वाले स्कूल 2 पालियों में चलेंगे। हर पाली का समय परिस्थिति के मुताबिक कम किया जाएगा। दोस्तों बिहार में जारी शराबबंदी के बीच कैमूर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सब सदर थाना क्षेत्र के कुरासन गांव के रहने वाले हैं। जी हां, शराब पीने से गंभीर रूप से पीड़ित कुरासन गांव के 25 वर्षीय धर्मेंद्र खरवार ने मीडिया को बताया कि सभी 4 लोग गुरुवार की शाम में शराब पिए थे, जिससे 3 लोगों की जान चली गई और वह बीमार है।
दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश में चल रहे किसान आंदोलन को कई विदेशी हस्तियों का समर्थन भी मिला है। इसी बीच दिग्गज हॉलीवुड एक्ट्रेस सुसन सरंडन ने भी शनिवार को किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और कहा कि वे प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता से खड़ी है। 74 वर्षीय इस एक्ट्रेस ने ट्विटर पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को शेयर किया है जिसका शीर्षक है, भारत में किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो सरंडन ने इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं भारत में किसान आंदोलन के साथ खड़ी हूं। आपको बता दें कि इससे पहले पॉप स्टार रिहाना द्वारा किए गए एक ट्वीट के बाद कई विदेशी हस्तियां, कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। रिहाना ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे भारतीय किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में की गई CNN की एक स्टोरी का लिंक शेयर किया था। साथ ही उन्होंने इसे कैप्शन में लिखा था कि हम इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जिसके बाद से बवाल मच गया। दोस्तों, बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर रविवार को पटना में शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा जहां जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, माले और सीपीआई के नेता मौजूद रहे, लेकिन आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं दिखे। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में नहीं रहने पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जगह रामचंद्र पूर्वे ने सदन में अपना संबोधन किया। विधानसभा के शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नहीं शामिल होने पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव गायब के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जब भी बिहार का बड़ा मौका होता है वह तेजस्वी यादव मौजूद नहीं होते हैं। आज 100वें साल के ऐतिहासिक समारोह में जहां हर कोई शामिल होना चाहता है, वहां तेजस्वी यादव को इससे कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव को ना तो बिहार की जनता के समस्याओं से कोई मतलब है और न ही बिहार के गौरव से। तेजस्वी को बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि सम्मान जग सके। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को विरासत में राजनीति मिली है तो क्या जाने इसका महत्व। जब सदन के गरिमा का ख्याल नहीं रहा तो फिर बिहार की जनता का क्या ख्याल रखेगा। दोस्तों, 7 निश्चय योजना में खराब प्रदर्शन के कारण मुजफ्फरपुर जिले की रैंकिंग में गिरावट आती जा रही है। वर्तमान में जारी ओवरऑल रैंकिंग में मुजफ्फरपुर 29वें स्थान पर है। यह रैंकिंग दिसंबर 2020 की है। इससे एक माह पहले नवंबर 2020 में मुजफ्फरपुर जिले की रैंकिंग 28 थी। नालंदा जिला 1 और जहानाबाद दूसरे नंबर पर है। पिछले वर्ष मई से ही जिले की रैंकिंग गिरती जा रही है। इस माह मुजफ्फरपुर जिले की साल की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के साथ 15वें स्थान पर था, मगर इसके बाद से इनमें लगातार गिरावट आती जा रही है। वर्तमान में 7 निश्चय योजना के हर घर नल जल, पक्की गली नली में काम मुजफ्फरपुर जिले की स्थिति सबसे बेहतर है, जहां ये 100% है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार में शीर्ष पदों पर यूपीएससी की बजाय लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की राजग सरकार द्वारा संयुक्त सचिव एवं निदेशक पदों पर लेटरल एंट्री को असंवैधानिक और युवाओं के प्रति अन्याय बताया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए एक खास विचारधारा के चुनिंदा लोगों को भर्ती किया जा रहा है। लाखों युवा लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, किंतु उनकी मेहनत और परीक्षा की प्रक्रिया को धत्ता बताते हुए सरकार पिछले दरवाजे से सत्ता के करीब लोगों को सिस्टम का हिस्सा बना रही है। दोस्तों, बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर कृषि कानून को लेकर किसानों की मांगों की अनदेखी किए जाने के आरोप लगाया है। केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि राम के नाम पर वोट लेकर भाजपा किसानों के साथ रावण जैसा काम कर रही है। भक्त चरण दास ने कहा कि बिहार के किसानों के हित में कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। भक्त चरण दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर षड्यंत्र करके लाल किले पर तिरंगा का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद गूंगी हो गई है, विपक्ष के सांसदों को दबाया जा रहा है। दोस्तों, अब भागलपुर स्मार्ट सिटी से सटे गांव भी स्मार्ट होंगे। जी हां, भागलपुर शहर से सटे 4 प्रखंडों सबौर, जगदीशपुर, नाथनगर और गौराडीह के 22 पंचायतों के 111 राजस्व गांवों का विकास होगा। इसके लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और उनसे विकास से संबंधित सुझाव लिए हैं। बैठक के दौरान बताया गया है कि भागलपुर शहर और इसके आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्र के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए क्षेत्र का सीमांकन किया गया है।
दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई जनधन खाता धारकों को बड़ी सुविधा दे रहा है। जी हां, अगर आपने भी जनधन अकाउंट खुलवा रखा है या फिर खोलने का प्लान बना रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है। आपको बता दूं कि एसबीआई अपने खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का फायदा दे रहा है। जी हां, बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है। एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अगर आप एसबीआई रुपए जनधन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए आपको 90 दिनों में एक बार इस कार्ड को स्वाइप करना होगा। ऐसा करने पर आप 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर कर पाने का हकदार होंगे। दोस्तों, कनकनी से राहत मिलने लगी है। जी हां, ठंड का असर अब कम होने लगा है। एक दिन में अधिकतम तापमान 2 डिग्री चढ़ा है, लेकिन ठंड की कम हो रही रफ्तार को बारिश की दस्तक से बिगाड़ सकती है। सुबह से ही लोग जहां देर से बिस्तर से उठते थे, वहीं सोमवार को सुबह से चारों ओर धूप खिलने के कारण चहल पहल देखने को मिला। जी हां, और आज से ठंड की रफ्तार घटेगी। हालांकि 2 दिन पहले हल्की बारिश ने ठंड में इजाफा किया था। मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन में आसमान में बादल छाया रहेगा। जी हां, रात में कहीं कहीं कोहरा का भी असर रहेगा। 1-2 दिन में बिहार में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की आसार है। जहां बारिश होगी वहां तेज गति से हवा की रफ्तार भी होगी, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा। सामान्यतः अमूमन दिन के तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। सुबह होते ही धूप निकलेगा। बताया गया है कि रोज तापमान बढ़ेगा, जिससे ठंड का असर कम होता जाएगा। आपको बता दें कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गया और अररिया में अभी बादल है। जो तेज हवा चल रही है। सुपौल में आकाश में बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है, उतनी ठंड नहीं है। जी पटना में भी बादल छाया हुआ है, पछुआ हवा चल रही है और ठंड में वृद्धि नहीं हुई है। दोस्तों, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समांतर 94 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा, यानी कि जल्द ही शुरू होगा। यह सीमांचल के गलगलिया से अररिया के बीच इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि एनएचएआई ने इस सड़क के लिए न्यूनतम निविदा कार्य तय कर दिया है। इस सड़क के निर्माण पर 1079 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च होंगे और यह 2 पैकेज में होगा। 2 वर्षों के भीतर 94 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण कार्य पूरा होगा और 2 साल के अंदर पूरा करना है। जी सीमांचल के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम पूरा करना है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहला पैकेज 979 करोड़ रुपए का है। इसके तहत गलगलिया से बहादुरगंज के बीच 49 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनेगी। जी हां, दूसरा पैकेज 200 करोड़ रुपए का है। इसके तहत बहादुरगंज से अररिया के बीच सड़क बनेगी। इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। जी हां, उन्होंने कहा कि सीमांचल के लिए इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम 2 वर्षों के भीतर पूरा किया जाना है। जी हां, निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद अगले 15 सालों तक इसकी देखरेख की जिम्मेवारी संबंधित निर्माण एजेंसी की होगी। दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी कयासबाजों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने सोशल मीडिया पर आए दिन मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि को लेकर किए जा रहे कयासबाजों को विराम देने की कोशिश करते हुए स्पष्ट रूप से कर दिया है कि विधानसभा के बजट सत्र के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के काम को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने दोनों दलों में मंत्री पद या फिर विभाग को लेकर किसी भी तरीके के मतभेद होने से पूरी तरीके से इनकार किया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा का भवन कल रविवार को 100 साल हो गया है। जी 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के मौजूदा भवन का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। 100 साल पहले इस भवन में कालांतर में कुछ विस्तार भी हुए, लेकिन इसकी मूल संरचना पर कोई भी असर नहीं पड़ा। निर्माण के मामले में अब भी ये कई नायाब नमूने को सहेजे हुए हैं, जो इसे विशिष्ट श्रेणी में खड़ा करता है। यह बिहार के विधायक का इतिहास को देखें तो साल 1920 का इतिहास में खास स्थान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919 के तहत बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो 1920 में साकार हुआ। यह पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति हुई। इसके पहले बिहार में उपराज्यपाल हुआ करते थे, राज्यपाल नहीं हुआ करते थे। यह बिहार के पहले राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हुए। अलग राज्य बनने पर एक परिषद सचिवालय की जरूरत महसूस की गई, तो 1920 में एक इमारत यानी कि अभी जो मौजूदा विधानसभा भवन है, इसको बनाई गई। एएम मिलवुड की ओर से तैयार हुए भवन में इस समय विधान परिषद की कार्रवाई चलने लगी। लेकिन साल 1935 के अधिनियम से जब बिहार विधानमंडल को 2 भागों में विधानसभा और फिर विधान परिषद में बांट दिया गया, तब परिषद वाले भवन को ही विधानसभा के संचालन के लिए दे दिया गया। यह जबकि इससे सटे विधान परिषद के लिए अलग से नई और छोटी इमारत बनाई गई। यह इस दृष्टि से देखें तो बिहार विधानसभा के मौजूदा भवन को बने 100 साल हो गए हैं।
दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। जी खेसारी लाल यादव आज भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। भोजपुरी की हर तीसरी फिल्म खेसारी लाल यादव की ही होती है। जी वो भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसे सितारे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग भी काफी लंबी है। जी थिएटर से लेकर छोटे पर्दे तक पर उनकी फिल्में काफी देखी जाती है। इसके अलावा लोग उनके गाए गए गानों को भी खूब सुनते हैं और पसंद करते हैं। जी और उनकी झलक पाने को बेताब रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक साधारण सा इंसान से भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर काफी मुश्किल भरा रहा। जी हाँ खेसारी लाल यादव ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी झेली है, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटे। जी हाँ उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यूट्यूब किंग का खिताब भी हासिल किया। जी हाँ शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि खेसारी लाल यादव का असली नाम क्या है। दरअसल खेसारी लाल यादव का असली नाम है शत्रुघ्न कुमार यादव। उनकी जिंदगी के कई ऐसे सारे पन्ने हैं जिनके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल सच है। जी हाँ बिहार से दिल्ली आकर खेसारी लाल यादव ने दूध बेचने का काम शुरू किया था। जब खर्चा नहीं निकलता था तो दूध में पानी भी मिला देते थे। वे खुद अपने इस बारे में बात की थी। इस काम के बाद उन्होंने लिट्टी चोखा बेचने का काम भी शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद उनके पिता ने उन्हें बीएसएफ में नौकरी करने के लिए कहा। खेसारी लाल यादव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि नौकरी में उनका मन नहीं लगा। जी और वे भाग गए। जी खेसारी लाल यादव ने पहली बार साल 2011 में भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल में काम किया था। इसके बाद साल 2012 में उनकी 5 फिल्में और फिर साल 2010 में 10 फिल्में आई। खेसारी लाल यादव ने अब तक 50 से ज्यादा भोजपुरी फिल्में कर ली है। खेसारी लाल यादव अपनी एक फिल्म के लिए 40 लाख रुपए फीस लेते हैं। जी पटना में उनका एक आलीशान मकान भी है, लेकिन एक जमाने में उनके पास साइकिल तक भी नहीं हुआ करती थी, जिसके लिए वे तरसते रहते थे। आज खेसारी लाल यादव के पास फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां हैं और वे कई सारे विज्ञापनों से पैसे भी कमाते हैं। जी खेसारी लाल यादव के पास मुंबई में भी अपना बंगला है जिसकी करोड़ों रुपए कीमत है। यकीन से पहले खेसारी लाल यादव गाना गाया करते थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी ही जेब से 22,000 रुपए खर्च करके अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया था, जो कि चल नहीं पाया। इसके बाद फिर से पैसा जोड़कर वे अपना कैसेट लेकर आए, इसमें वे औरत बनकर नाचे थे। इस वीडियो को लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसके बाद उन्हें हौसला मिला। इस वीडियो के बाद खेसारी लाल यादव ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज खेसारी लाल यादव एक वीडियो के लिए लाखों रुपए की फीस चार्ज करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। जब पुरखों के नाम से खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि एलपीसी से अब काम नहीं चलेगा। योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अपने नाम से करवाना होगा। यह पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन नया आवेदन करने वालों को अपने नाम की जमीन का प्लॉट नंबर लिखना होगा। इस बदलाव से लाखों की संख्या में उन किसानों को भी परेशानी होगी जो अभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। ऐसे किसानों की जमीन पुरखों के नाम सही है, बंटवारा हो भी गया है, तो बड़ी संख्या में किसानों ने खेत का नामांकन नहीं कराया है। खरीद की जमीन में तो परेशानी कम है, लेकिन जमीन अगर खतियानी है तो फिर परेशानी ज्यादा होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यह तीसरा बार बदलाव किया गया। पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में राशि भेज दी जाती थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने खातों को आधार से लिंक कराने का प्रावधान किया, यानी कि लाभ को आधार आधारित किया गया। साथ ही आयकर देने वाले किसानों को लाभ से वंचित किया गया। अब नए किसानों को आवेदन करने से पहले जमीन अपने नाम करानी होगी, उसके बाद ही आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद बीजेपी के एक विधायक अचानक से सुर्खियों में आ गए थे। जी हां बीजेपी विधायक ललन पासवान ने यह बड़ा खुलासा करके सनसनी फैला दी थी कि लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहते हुए उन्हें फोन किया। जी हां इतना ही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। खुलासे के बाद बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। जी हां लालू प्रसाद यादव को फोन कांड के बाद चर्चित हो चुके ललन पासवान ने एक बार फिर से चर्चा में बने रहने के लायक काम किया है। जब बीजेपी विधायक ललन पासवान ने नई स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी, लेकिन इसकी डिलीवरी उन्होंने शोरूम में होने की बजाय बल्कि विधानसभा में ली। जी हां दरअसल विधायक जी की फरमाइश थी कि उन्हें गाड़ी की डिलीवरी विधानसभा परिसर में दी जाए। मामला विधायक जी का था तो फिर शोरूम के मालिक ने विधानसभा परिसर तक उनकी गाड़ी पहुंचा दी। जब विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी विधायक ने गाड़ी की डिलीवरी ली। विधानसभा के ठीक सामने गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद विधायक जी की खुशी का ठिकाना नहीं
था। यह डिलीवरी के साथ तुरंत स्कॉर्पियो पर सवार हुए और फिर सबसे पहले विधानसभा परिसर का पूरा चक्कर लगाया। दरअसल बिहार विधानसभा के 100 साल पूरा होने के मौके पर विधायक जी इसे अपने लिए यादगार बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने डिलीवरी के लिए विधानसभा परिसर को चुना। जब फिर 35 से बीजेपी विधायक ललन पासवान की गाड़ी जब विधानसभा परिसर पहुंची तो फिर उस पर एंट्री स्टिकर नहीं था, लिहाजा विधायक जी को इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी। दोस्तों बिहार विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भरने की अधिसूचना जारी की गई है। जी हाँ, ये 10 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके बाद 21 से 26 फरवरी तक 200 रुपए विलंब यानी कि देरी शुल्क के साथ छात्र छात्रों का फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। यह परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस बार विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा शुल्क और परीक्षा प्रपत्र भरने का शुल्क ऑनलाइन ही भरना होगा। यह विद्यार्थी भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर इसे शुल्क के साथ संबंधित कॉलेजों में जमा करेंगे। कॉलेज में शुल्क जमा नहीं करने पर संबंधित छात्र का एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा। दोस्तों मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण का संतुलन रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हरे भरे पेड़ों को सुरक्षित रखना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, वातावरण को संतुलित बनाए रखने में मददगार पेड़ पौधों को बचाने के लिए राज्य में ट्री प्रोटेक्शन प्लांट के तहत पहले राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण कैमूर जिले में NH 219 का करवाया जा रहा है। जी हां, कैमूर जिले में NH 219 मोहनिया स्थित मुंडेश्वरी गेट से उत्तर प्रदेश धरौली बॉर्डर तक है। आपको बता दें कि NH 219 पर चल रहा चौड़ीकरण का कार्य राज्य में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो ट्री प्रोटेक्शन प्लांट के तहत करवाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 6,673 पेड़ों को मोहनिया से भभुआ के बीच चलाया गया है। NH 219 की चौड़ाई कुल 12 मीटर है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। जी सुप्रीम कोर्ट के जज MR शाह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय प्रिय जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया है। जी हां, जज शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय के हरिक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की है, तारीफ की है। जी हां, न्यायमूर्ति यानी कि जज शाह ने कहा है कि मुझे गुजरात उच्च न्यायालय के हरिक जयंती समारोह में हमारे सबसे लोकप्रिय जयंती और दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाग लेकर गौरव का अनुभव हो रहा है। जो उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत स्थापित भारतीय गणतंत्र की खूबियों में से एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। न्यायमूर्ति ने कहा है कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय यानी कि गुजरात हाईकोर्ट ने कभी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया है और हमेशा न्याय प्रदान किया है, यानी कि हमेशा से सही फैसला किया है। दोस्तों बिहार लक्ष्य का 76.6% कोरोना टीकाकरण करके देश में पहला स्थान पर पहुंच गया है। जी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शनिवार देर रात जारी आंकड़े के अनुसार निबंधित स्वास्थ्य कर्मियों में 60% से अधिक लक्ष्य देश के 13 राज्यों ने प्राप्त किया है। इनमें बिहार 76.6% लक्ष्य के साथ सर्वोच्च यानी कि पहला स्थान पर है। यह मध्य प्रदेश 76.1% टीकाकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। मंत्रालय के अनुसार त्रिपुरा ने 76.0%, उत्तराखंड ने 71.5% स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। दोस्तों केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर देश में लगातार बहस जारी है। यह 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के बाद लगा था कि आंदोलन अब धीमी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसे गंभीरता से लिया और फिर अब वो आंदोलन का मुख्य चेहरा बन गए हैं। जहां उन्होंने कह दिया है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, यानी कि तीनों कृषि कानून रद्द कर लेगी। जहां इसी बीच राकेश टिकैत ने राजनीति में आने की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब भी दिया है। राकेश टिकैत ने न्यूज चैनल आज तक के एक कार्यक्रम में चुनाव लड़ने के लगाए जा रहे क्यासों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि मैं नेतागिरी नहीं करता, मैं किसान हूं, किसानों को नेतागिरी से नहीं बल्कि MSP पर कानून गारंटी से मतलब है बस। उन्होंने इसमें जोड़ते हुए कहा कि आगे चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, बस ट्रैक्टर चलाने का शौक है। बुआई के दिनों में पूरे दिन ट्रैक्टर चलाता हूं। पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, दूसरी बार RLD से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही बार जमानत जब्त हो गई थी और बाद में चुनाव लड़ने की कोई भी संभावना बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों जदयू अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगा। इसके लिए पार्टी ने व्यापक तैयारियां शुरू भी कर दी है। उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के पार्टी पदाधिकारियों के साथ शनिवार को दिल्ली में संपन्न बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी ने दूसरे राज्यों में अपने विस्तार को अमली जामा पहनाना आरंभ कर दिया है, यानी कि शुरू कर दिया है, और इसी के तहत पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। आरसीपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए अपार संभावना है और जरूरत इस बात की है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और उसके अनुरूप कदम उठाते हुए चुनाव में सफलता हासिल करें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।